हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी टेक्स्ट बुक से पूरा स्टडी कर चुके हैं. वी हैव स्टडीड all the lines word by word, line by line, and everything I have explained to you. We also done the box attempts. So according to me, nothing is been left for you in this chapter which I have not explained you. Okay. तो वैसे तो आज मैं आपकी क्लास मैंने कहा था कि मैं बोर्ड पे लूँगी क्योंकि मैं आपको जब समरी चैप्टर की समझाती हूँ आई ड्रॉ अ चार्ट एंड इन द शॉर्ट फॉर्म आई जस्ट समराइज होल चैप्टर. ओके. लेकिन कुछ इश्यूज़ के कारण मैं आज बोर्ड पे क्लास नहीं ले पा रही हूँ, तो इसीलिए हम लोग बुक ही थोड़ा सा इसको टेक्सचुअल रूप में ही इसको समराइज़ करेंगे. ओके. तो आज हम रिवाइज़ करते हैं. हमने जो भी पिछले क्लासेस में इस चैप्टर में पढ़ा उसको शॉर्ट में हम लोग एक बार फिर से उसको समराइज़ करते हैं ताकि चीज़ें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएं. ओके. सो लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ. अब आपने चैप्टर का नाम तो देखा ही है, ठीक है, कि ट्रेड टू टेरिटरी का मतलब कैसे व्यवसाय से शुरुआत के उपरांत फिर आपने सीमाओं पर अपना कब्ज़ा करना शुरू किया और धीरे धीरे इसको अपना साम्राज्य बना लिया, इस पर अपना शासन स्थापित कर दिया. ठीक है. तो औरंगज़ेब जो कि आपका एक आखिरी शक्तिशाली प्रशासक माना जाता है. ठीक है. तो 17 देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्लीज़ डू मेक द नोट्स बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आप जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स जो होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल माने एक निबंध लेखन की तरह नहीं बनाना चाहिए. यानी हम पूरा सेंटेंस मेकिंग में उसको बनाते चले गए तो ऐसे नोट्स नहीं बनते हैं. नोट्स मीन्स व्हेन वी पुट द ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके. लाइक एज यू अंडरस्टूड द होल चैप्टर नाउ. तो अभी तो आप सब समझ चुके हैं. तो व्हेन यू आर मेकिंग द नोट्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट पुट द थिंग्स इन अ वेरी ब्रीफ वे. लाइक how you have to do, I am telling you. Like if you start like number 1 point, okay, like in 1707 with the death of Aurangzeb, who was the last powerful Mughal ruler, the Delhi could no longer function as an effective center. Okay. आपने पहला पॉइंट डाल दिया तो बीच की सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर है ना, कि भाई 1707 ईसा में जब आपका औरंगज़ेब जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली मुग़ल शासक था उसकी मृत्यु हो गई, उसके उपरांत जो दिल्ली था वो अब एक बहुत ही एक इफेक्टिव सेंटर का मतलब एक बहुत ज़्यादा मतलब उसका प्रभावहीन हो गया. यानी अब उसके हाथ में नहीं रह गया कि वो जो आसपास के क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं और जो सूबेदार ज़मींदार उनको हम पकड़ के रख सकें. ठीक है. क्योंकि जब एक शक्तिशाली शासक ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो छुटपुट होते हैं लोग जो थोड़े बहुत समृद्धशाली होते हैं, थोड़ी शक्ति होती है उनके पास, तो वो फिर अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं. तो इसमें जो आपके मुग़ल गवर्नर और ज़मींदार थे उन लोगों ने जो है अपनी अथॉरिटी को है अपने सत्ता को अपने पावर को जो है रीजनल किंगडम्स के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया. ठीक. तो ये तो आपको पता ही है. ओके. तो योर फर्स्ट पॉइंट विल बी औरंगज़ेब. When Aurangzeb, the last powerful Mughal ruler, died in 1707, the Delhi could not function now as effective center. Okay. Now next is in this phase only, यानी इसी दौरान जब इस तरह की स्थितियाँ चल रही थी हमारे पॉलिटिकल हॉरिजॉन में, राजनीतिक स्फीयर में, तो इसी वक्त जो हमारे देश में जो है वो 18वीं शताब्दी जो उसका आधा उसके मध्य काल में, ठीक है, एक नए शक्ति का उदय होता है जिसके हम कहते हैं ब्रिटिश. ओके. तो इसी पल में जो आपके ब्रिटिश हमारे देश में उनका आगमन हो जाता है. ठीक. तो आपका उतना आपने लिख दिया तो इंट्रोडक्शन आपका बहुत हो गया उसमें. ओके. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव द हेडिंग एज ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. ठीक. और जब आप लिख रहे हैं तो आपने अब उतना बैकग्राउंड दे दिया. ठीक है. नाउ यू राइट द हेडिंग एज ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको कि इंग्लैंड में बनाया गया था व्यावसायिक लक्ष्य को रखकर ध्यान में कि भाई ये एक ट्रेडिंग कंपनी है और ये किस तरफ आती है, ये ईस्ट की तरफ आती है. अब यहाँ पे जो ईस्ट वर्ड यूज़ हुआ है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ये पूरब के देशों के लिए. मतलब जो हमारा देश है वो पूरब में है ना. इंडिया लाइज इन द ईस्ट, राइट. आप सबको पता है, ज्योग्राफी भी आप लोग पढ़ते हैं. ठीक है. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड में बनाई गई थी with the purpose of trade, it has come to east. ओके. तो अब आपने ये हेडिंग डाल दी
then you will write the things in point. Always learn to write the answers in points. Okay, it is the best way of representing yourself on the paper, right? So in the first point, when you put in 1600, the East India Company got a charter फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट कौन है? ये आपकी इंग्लैंड की रूलर हैं. ठीक है, तो इनको चार्टर मिल गया. अब चार्टर मिलने से क्या हुआ? चार्टर में क्या लिखा हुआ था? इट हैज क्लैरिफाइड दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड. ठीक है, यानी कोई भी दूसरी जो ट्रेडिंग कंपनी इंग्लैंड की, वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉम्पीट नहीं करेगी. यानी मैदान में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि अकेले ही लड़ेगा. ठीक है, वही जीतेगा, वही हारेगा अपने आप से. मतलब उन लोगों को कंपटीशन का कोई भय यहाँ पे नहीं था. ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. देन व्हाट इज़ हैपन? अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जब आपका चार्टर मिल गया तो उन लोगों ने क्या किया? दे हैव स्टार्टेड देयर वेंचर अक्रॉस द ओशंस. वेंचर का मतलब उनके जो एक खोज होता है. ठीक है, समंदर के रास्ते से उन्होंने नई नई ज़मीनें खोजनी शुरू कर दी, ताकि वो जब नए ज़मीन पे कहीं जाएँ तो वहाँ पे जो भी उनको वहाँ से नए सामान मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं, उसको वो लोग क्या करें? सस्ते में ख़रीदें और ला के अपने देश में उसको दुगने तिगने दाम पे बेच के मुनाफा कमा सकें. ठीक है, सो दे हैव स्टार्टेड देयर वेंचर अक्रॉस द ओशंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स. ओके, वाई? व्हाट वाज द एम? ठीक है, एम क्या था इसका? कि भाई वो समंदर के रास्ते ट्रैवल करें और इतना दूर आएँ और फिर नई नई ज़मीनों की खोज करें. इससे उनको क्या मिलने वाला था? वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू buy the goods at a cheap price and sell them back in the Europe at the higher prices. ओके, ये उनका लक्ष्य था. ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत जब इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, ठीक है, अब यात्रा शुरू करने में ये लोग कैसे इन्होंने शुरू किया? द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स, इनकी जो पहली जो शिप थी, इट हैज़ सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन. ठीक है, तो इन जो इंग्लिश शिप थी वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से चलती हुई और जो उसका सदर्न मोस्ट टिप था, केप ऑफ गुड होप जिसको कहा जाता था, वहाँ से होते हुए ये इसने इंडियन ओशन को क्रॉस किया. और जब ये इंडिया में एंटर की तब इन्होंने वहाँ पे देखा. ठीक है, तो यहाँ पे आके ये लोग क्या हुए? डिसअपॉइंट हो गए. दे गॉट डिसअपॉइंट. वाई? बिकॉज पोर्चुगीज़ वेयर ऑलरेडी देयर. ओहो, यहाँ तो पहले ही कोई बैठा हुआ है ना. इनको तो लगता था भाई जंगल में मैं अकेला शेर हूँ. ठीक, लेकिन यहाँ पे आके इनको पता चला मेरे अलावा यहाँ पे बहुत से शेर हैं. ओके, तो यहाँ पे आके लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो पोर्चुगीज़ हैं एक्सक्यूज़ मी, तो इसमें जो वास्को ड गामा थे आपके, वे एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर होते हैं. तो ऑलरेडी ही वो 1498 में जो है भारत के उड़ीसा के कालीकट तट पे आ चुके थे. ठीक है, अब ये भाई साहब आए तो भाई इनको तो इन्होंने देखा, फिर इसके पीछे पीछे भाई और भी लोग चले आए. ठीक है, भाई आपके डच भी आए, फ्रेंच भी आए. ठीक, जैसा कि आपने चैप्टर में देख रखा है. तो बहुत से लोगों से इनकी मुलाकात हो गई. तो अब जो है ब्रिटिश घबराने लगे बेचारे कि भाई अब तो दिक्कत हुई ना, क्योंकि हम लोग तो अकेले सोच रहे थे, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं. ठीक, तो ये तो पहली प्रॉब्लम थी. अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई? द सेकेंड प्रॉब्लम, दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम, कि ये जो कंपनीज़ थी, ठीक है, वो कहते हैं ना कि बीमार एक अनार एक और बीमार अनेक. ठीक है, तो यहाँ तो बीमार तो बहुत सारे थे, बहुत सारी कंपनीज थी, लेकिन यहाँ जो अनार था वो एक था, है ना. इसका मतलब क्या? यानी इंडिया में जो चीज़ फेमस थी, जैसे कि आपका जो कॉटन था, ठीक, और जो आपके जो सिल्क था, ठीक, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता था, और जो गरम मसाले थे, पेपर, क्लव, कार्डमम, सिनेमम, ये सब जो है इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी. कहाँ? यूरोपियन मार्केट में. ठीक, तो अब दिक्कत ये थी, ये जो चीज़ें थीं सारी के सारी कंपनीज़ को यही चाहिए था. ठीक है, यानी सेंटर पॉइंट अट्रैक्शन एक ही है और इसी के पीछे सारे लगे हुए थे. तो अब इससे क्या हो गया? इससे क्या हुआ कि जो गुड्स के प्राइजेस थे वो क्या हुए? इंक्रीज़ हो गए. ठीक, अब कंपटीशन भी जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया. अब ऑटोमेटिक इससे क्या हुआ? तो प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ हो गया. ठीक, अब दिक्कत यहाँ पे हुई इन लोगों को, क्योंकि भाई ये तो एक ट्रेडिंग कंपनी है, इनको अपना धंधा पानी चलाना है, तो इनका लक्ष्य था मुनाफा कमाना. लेकिन जब मुनाफा ही घट रहा है तो यहाँ तो इनका फिर उद्देश्य ख़त्म होता है. ठीक, तो यहाँ पे उनको लगा कि अब हम किस प्रकार से एक दूसरे को रास्ते से हटाएं. तो इन लोगों के बीच में जो है फिर क्या शुरू हो गया? बैटल्स.
ठीक है। छुटपुट लड़ाइयाँ शुरू हुई। तो इन छुटपुट लड़ाइयों में इन लोगों ने जो है क्या किया, इन लोगों ने एक दूसरे की शिप को डुबोना, ठीक है, रूट्स को ब्लॉक करना। ओके, अब किसी की शिप आ रही है सप्लाई के साथ तो उसको ये लोग क्या करते थे, ख़राब कर देते थे, डुबो देते थे, ठीक है। ये सारे काम जो इन लोगों ने शुरू कर दिए, ठीक है, क्योंकि भाई दूसरे को नुकसान पहुंचेगा तो फिर भाई हम जो है उसमें थोड़ा सा आगे हो जाएंगे। तो अभी इतना तक नहीं हुआ, अब इसमें क्या हुआ, अब ये जो आप चीज़ें कर रहे हैं उसके साथ और दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ गई, वे थे आर्म्स और दूसरा आपका फोर्टिफिकेशन। ओके, सो अब इसमें आप डाल सकते हैं कि ये आए तो थे कंपनी ट्रेड करने के लिए, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, ट्रेड प्लस ट्रेड प्लस इट कम्स द आर्म्स एंड प्लस फोर्टिफिकेशंस, ठीक है। यानी व्यापार किसके साथ, हथियारों के साथ और अब किलों के निर्माण के साथ, ठीक है। अब आप किसी और देश में आए हैं, वहाँ का शासक कोई और है, ठीक है, सत्ता किसी और की है, तो वहाँ पे किले निर्माण का अधिकार आपके पास तो पहले बनता ही नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ किले बनाने शुरू कर दिए, ओके, ठीक है। तो अभी ये जो दो इश्यूज़ हुए यहाँ पे, पहला आपका फोर्टिफिकेशन, ठीक है, आप जो अपने सेटलमेंट्स को क्या कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, किले का रूप दे रहे हैं, और दूसरा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको अपना कैरी ऑन करना है ना। आपको दोनों तरफ से मुनाफा चाहिए, आपको ट्रेड भी अच्छा करना है और आपको अपने किले भी बनाने हैं। तो इससे क्या हो गया, वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे, ठीक है, उनके साथ इनके संबंध क्या होने लग गए, खराब होने लग गए, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी एक बैकग्राउंड है, ठीक, कि किस प्रकार से जो है चीज़ें जो हैं वो युद्ध का रूप जो लेने के लिए आगे बढ़ती गई, ठीक है। तो इस संदर्भ में आपका जो सबसे पहले आपका नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। आप नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे, ओके, इन द नेक्स्ट हेडिंग यू विल गिव राइट एज ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। बंगाल में इन्होंने अपना जो व्यवसाय शुरू किया तो उसमें 1651 पे जो है सबसे पहले, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ टीचर्स, है ना, ये हमेशा पूछते हैं कि आपकी जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कब और कहाँ स्थापित की गई थी, ठीक है। इसको आप मार्क कर लीजिए, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो आपकी पहली जो इन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में इन लोगों ने रिवर हुगली के किनारे पे बसाई थी, ठीक है। और यहीं पे जो इनके फैक्टर्स थे, फैक्टर्स यानी जो कंपनी के ट्रेडर्स थे, वे अपना काम करते थे। और यहाँ पे इन लोगों ने वेयर हाउस बनाया था। वेयर हाउस का मतलब जहाँ पे अपने ये सामान जो है स्टोर करके रखते थे, जो इनको क्या करना चाहिए था, बेचना था ना, ठीक, उसको यहाँ पे रखते थे। प्लस अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, 1696 आते आते दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, ठीक है। इनकी पुरानी बीमारी थी तो इन लोगों ने फोर्ट बनाना शुरू किया। अब प्लस अब जब इनके मन में लालच आया और थोड़ी सी कुछ कूटनीति टाइप की इनके दिमाग में आई, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया क्योंकि वहाँ के नेटिव्स को इन लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, समझा होगा, ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो जैसे कि हमारे भारतीय इतिहास की एक बहुत ही बड़ी एक खामी रही है कि हमारे इतिहास में बहुत से गद्दार और बहुत से लालची लोग भरे रहे, ठीक। तो उसी प्रकार से कुछ मुग़ल ऑफिशियल्स थे जो कि लालची होंगे, तो इन्होंने क्या किया, उनको कुछ पैसा वैसा दिया, घूस दिया, और घूस दे के कहा, ठीक है, कि आप हमको जो है 3 गाँव की ज़मींदारी के अधिकार दे दीजिए, ठीक है। अब ज़मींदारी के अधिकार मिलने से क्या होगा, इनको रेवेन्यू मिलने लग जाएगा, इनकी जेब में पैसा आने लग जाएगा, ठीक है। और वही उनका मुख्य ध्येय था। तो जो 3 गाँव थे उसमें से एक गाँव था जिसका नाम था कैलिकटा, ओके, जिसको कि हम कोलकाता या कलकत्ता नाम से जानते हैं, ठीक है। ये लोगों ने पहला, ओके, फर्स्ट व्हाट दे हैव डन दिस काइंड ऑफ वर्क, एंड नेक्स्ट व्हाट दे हैव डन, दूसरी चीज़ इन लोगों ने जो कि जो मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब थे, ठीक है, उनको इन्होंने कन्विंस किया, ठीक है, उनसे भाई अपना जो भी किया हो, पोलाइट वे में रिक्वेस्ट किया हो या जो उनको बात समझाई हो, और कहा कि भाई आप हमारे नाम पे एक फरमान जारी कीजिए, और ताकि हम जो आपके यहाँ व्यापार करने आए हैं उस व्यापार को करने के लिए हमको किसी प्रकार का कर ना देना पड़े, ठीक है। तो भाई नवाब साहब हो सकता है बहुत प्रसन्न हो इनके ऊपर या जो भी कारण था, उन्होंने क्या किया, इनके नाम पे फरमान जो है वो जारी कर दिया, ठीक है। तो अब जब इनकी बात मान ली गई, इसके बाद इनका मन बढ़ा, तब इन लोगों ने क्या किया, बोला कि अच्छा थोड़ा सा और, तो इन लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा सा और हमको कंसेशन दीजिए, ठीक। और जो थोड़ी सुविधाएं मिल रही थी उसको भी इन लोगों ने मिसयूज़ करना शुरू किया। और उसके बाद इन लोगों ने बड़ी गलती क्या की कि इनके जो प्राइवेट रेट चल रहे थे उसके ऊपर तो इनको रेवेन्यू देना ही देना था, लेकिन वो भी इन लोगों ने क्या किया, देने के लिए मना कर दिया, ठीक। तो इससे क्या हो गया, इट हैज़ रिजल्टेड इन द एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, ठीक है। तो इससे जो है बंगाल की आर्थिक व्यवस्था पे इन लोगों ने चोट की, ओके।
तो अभी एक बहुत बड़ा कारण बना किसका, आप सब पढ़ चुके हैं, कौन सी लड़ाई हुई थी? यस, जो कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल में जब वहाँ के बंगाल के रेवेन्यू में इन लोगों ने चोरी की, उन लोगों की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुँचाया, तब वहाँ के जो नवाब थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। ठीक है, जैसे आपकी मुर्शीद कुली खां, उसके बाद बने अलीवर्दी खां, फिर आए सिराजुद्दौला। ये सब क्या थे, एक के बाद एक नवाब बने थे बंगाल के, और ये सब कोई कठपुतली नहीं थे। ठीक है, इन लोगों का अपना एक विचार था, अपनी बुद्धि थी, और इनके अंदर क्या थी, एक बहादुरी थी। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी की चीज़ों को रेफ्यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, तो पहली पॉइंट, यानी इन्होंने जो भी रेफ्यूजल किया, ठीक, जिस बात के लिए मनाही की, तो पहली बात इन्होंने क्या कहा कि पहले तो हम आपको किसी प्रकार का कंसेशन नहीं देंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ओके, दे हैव टोल्ड फर्स्ट दैट वी वी नॉट गोइंग टू गिव द कंपनी कंसेशन। सेकेंड, उन्होंने कहा यू ऑफर अस और यू गिव अस लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। इन्होंने कहा, इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको यहाँ व्यापार करना है तो आपका हम कर माफ़ कर देते हैं, मुफ्त में व्यापार कीजिएगा, नहीं। इन्होंने कहा कि अगर आपको यहाँ पे व्यापार करना है तो आपको हमें पैसा नहीं, आप हमको ज़्यादा पैसा और गिफ्ट दीजिए, तब हम आपको व्यापार करने देंगे। और तीसरी चीज़ इन्होंने जो कही वो कही कि आप यहाँ पे कॉइन्स मिंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनका अधिकार नहीं था। ठीक है, और नेक्स्ट जो कहा, दे हैव टोल्ड देम स्टॉप एक्सटेंडिंग योर फोर्टिफिकेशंस, यानी आप किले बनाना बंद कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का विरोध जो है, जो बंगाल के नवाब थे उन लोगों ने दर्शाया। ठीक है, और भी एवज में इन लोगों ने जो बाकी चीज़ें थी, वो कंपनी को कहा कि आप कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा चीटिंग करें हमारे साथ, एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसिट, मतलब इन्होंने आरोप लगाया। क्या क्या आरोप लगाए, तो पहला आरोप इन्होंने ये लगाया कि आप बंगाल गवर्नमेंट का बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू आप चोरी कर रहे हैं। ठीक है, और प्लस आप क्या कर रहे हैं, नवाब की जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, उसका जो आप उसका जो शासनादेश होता है, जो उसकी बातें होती हैं, आप उसको मानते नहीं हैं, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, आप हमको नवाब समझते नहीं हैं। ओके, और नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, दैट यू आर रिफ्यूजिंग टू पे द टैक्सेस एंड यू आर राइटिंग द डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, और आप नवाब को और उनके ऑफिशियल्स को आप क्या कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा पार्ट जो है वो बंगाल के नवाब का है, जो उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स की तरफ उनके ऊपर एक आरोप मढ़ा। ठीक है, और प्लस जिस बात का उन लोगों ने विरोध किया। ठीक है, अब इसके विरोध में अब जो कंपनी थी, कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि लोकल ऑफिशियल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हमसे अनजस्ट डिमांड रख रहे हैं। ठीक है, कि अगर वो हमारे क्षेत्र में व्यापार करने के लिए हमसे कर मांग रहे हैं तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, ये अंग्रेज़ कह रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, उनके ट्रेड को क्या पहुंच रहा था, नुकसान पहुंच रहा था। और प्लस उन्होंने कहा कि अगर आप ये ड्यूटीज़ हटा देंगे, ये टैक्स हटा देंगे, उसके बाद ही हमारा जो व्यापार है वो फलेगा फूलेगा। ठीक है, और उन्होंने क्या इस बात के लिए सफाई दी, जैसे कि नवाब ने कहा कि आप अपने फोर्टिफिकेशन एक्सपैंड मत कीजिए, तो उन्होंने इसके लिए क्या बात बनाई, उन्होंने कहा कि हम अपना व्यापार कैसे एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, जब तक कि हम अपने सेटलमेंट को बड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा गाँव नहीं खरीदते हैं, हम अपने किले नहीं बनाते हैं, तो हमारा ट्रेड क्या होगा, वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अब ये इन लोगों के बीच में जो है एक बहस का मुद्दा था। ओके, अब ये जब बहस चलती रही, इसका कोई परिणाम निकल के तो आया नहीं, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, आपका बैटल ऑफ प्लासी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको किस प्रकार से नोट्स में चीज़ें मेंशन करनी है। ओके, देन यू विल गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी विद द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756। ठीक है, यानी 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बने, बट ही वॉज नॉट अ पपेट रूलर। ठीक है, वो पपेट रूलर नहीं थे, मतलब वो अंग्रेज़ों की हाथ की कठपुतली नहीं बने। ओके, अभी आपने देखा उन्होंने किस किस चीज़ों का विरोध किया था। ठीक है, और अंग्रेज़ों उनकी बात मानी नहीं। जब उनकी बात नहीं मानी, तब उन्होंने क्या किया, वो अपने 30,000 सैनिकों को लेके इंग्लिश फैक्ट्री गए कासिम बाज़ार में, और वहाँ पे लोगों ने क्या किया, उनको बंधक बनाया, उनके हथियार छीन लिए, उनके शिप को ब्लॉक कर लिया, और उसके बाद वो बढ़ने लगे कलकत्ता की तरफ। ठीक है, अब बहुत तेज़ी से ये न्यूज़ फैली, और न्यूज़ फैलने के साथ ही
जो है कंपनी ऑफिशियल्स जो मद्रास में थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में, ठीक है, सेना भेजी और नेवल फ्लीट्स भी भेजी, यानी पानी के ज़रिए भी अपनी जहाज़ भेजी, ठीक है। उसके बाद भी इन लोगों के बीच में एक लंबी बातचीत चलती रही जिसका कि कोई नतीजा निकल के नहीं आया। ओके, उसके बाद एट लास्ट जो आपका एक युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, कहाँ वो हुआ, प्लासी के बीच, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी के नाम से, ठीक है। अब ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी, जैसे कि आप जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और उसका मेन कारण था उसका कमांडर और उसका नाम था मीर जाफ़र, ठीक है। मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से आपका सिराजुद्दौला मारा गया, ठीक, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसको लालच दिया था कि अगर तुम सिराजुद्दौला को मरवा दोगे तो उसके बाद हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए उन्होंने मीर जाफ़र को जो है नवाब बना दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफ़र से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा मांगना शुरू कर दिया। ओके, ठीक है, और बाकी ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिससे कि वो ह्यूमिलेट होना शुरू हो गया। ओके, तो उससे बात बनी नहीं और फिर क्या हुआ, मीर जाफ़र को जो है उन्होंने गद्दी से उतार के फिर उसकी जगह पे मीर कासिम को बैठाया, ठीक है। अब मीर कासिम जो है उनके साथ भी दिक्कत हुई, ओके, क्योंकि मीर कासिम से भी इन्होंने बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पैसा मांगा, तकरीबन 5 लाख की अमाउंट, ठीक है, जो कि ये दे नहीं सकता था। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफ़र से इनकी प्रॉब्लम हो गई तो मीर जाफ़र को नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, यस, हाउ मच दे हैव डिमांडेड, 5 lakhs एवरी मंथ, ठीक है, क्योंकि इस पैसे को करते क्या थे, इससे अपनी लड़ाइयाँ लड़ते थे और बाकी के अपने खर्चे चलाते थे, ठीक, और वो चाहते थे कि हम अपनी टेरिटरी जो है वो बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि इनको एक मुद्दा समझ में आ गया था, जितनी टेरिटरी हमारे कब्ज़े में होगी उतना ही ज़्यादा हमको रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। अब इन सारी गतिविधियों के बीच में क्या हुआ, मीर जाफ़र जो है वो 1765 में स्वर्ग सिधार गए, ठीक। तो अब जो इतने अप्स डाउन्स हुए उसमें आपका कंपनी का मूड थोड़ा सा बदल गया और उनको लगा कि ये जो पपेट नवाब बनाने की हमारी जो मंशा है शायद ये इफ़ेक्टिव नहीं है, तो क्यों ना हम खुद ही नवाब बन जाएं, ठीक है। तो अब ये बात होने के बाद फिर क्या हुआ, 1765 में, ओके, 1765 में इन लोगों को जो है बंगाल की दीवानी का अधिकार मिल गया, ठीक है, और ये इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, राइट। इन 1765 पहला आपका बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जीतना ये, और दूसरा जो है बंगाल प्रोविंस का दीवानी अधिकार मिलना, ठीक है, ये इन लोगों के लिए बहुत मजबूत चीज़ें थी, राइट। इससे क्या हो गया, इन लोगों को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लगा, ठीक। अब इससे जो है इनकी एक बहुत बड़ी एक मेजर समस्या हल हो गई कि इनके पास जो है इस तरह के सोर्सेस नहीं थे, ठीक है, जो कि वो इंडिया में सेल करें और फिर यहाँ से जो है सामान लें फिर वहाँ बेचें, ठीक है। तो इससे जो है वो अपनी सोना चांदी जो भी अपने देश से मंगा रहे थे वो ड्रेन आउट हो रहा था, ठीक। अब इनकी मज़ा क्या हो गया कि भाई अब तो यहीं से पैसा हमको मिल रहा है तो यहीं का पैसा हम यहीं पे लगा रहे हैं, यानी अपनी जेब से तो कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ की रेवेन्यू का सारा पैसा लोग उठाते थे और उसी पैसे से यहाँ पे सामान खरीदते थे, अपने सारे खर्चे चलाते थे, ठीक है, और अपना मुनाफा कमाते थे, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने नबोब्स देखा। नबोब्स जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास में, नबोब्स का माने होता है आपका जो इन्होंने नवाब की जगह जो है अपने आप को ही नवाब घोषित कर दिया और ये अपने आप को नवाब समझने लगे, जिस प्रकार की ज़िंदगी नवाब जीते थे वो उसी की नकल करने लगे, ठीक है। और इसी बीच बीच में फिर आपने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि रॉबर्ट क्लाइव कैसे यहाँ से बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पैसा लेके गए थे, फिर उनके ऊपर चार्जेस लगे और उनके ऊपर मुकदमा बैठा, ठीक। वहाँ पे जब इनका दोष साबित हो गया फिर इनको सज़ा दी गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली, राइट। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू आर सीन कि यहाँ पे जो है एक चीज़ जो नबोब्स का एक क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट डू यू मीन बाय नबोब्स। सो नबोब्स आर एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, ठीक है। और इन लोगों का जो है इनके देश में जो है बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता था, क्योंकि इन लोगों को पता था कि कोई ये जन्म से रईस तो नहीं है, ये सब जो है यहाँ से बहुत ही माली हालत में इंडिया गए और जब वहाँ पे पैसा मिल गया खूब सारा धन लूट खसूट के सो अपने देश में आए तो यहाँ पे लोग अमीर हो गए और उसका दिखावा ये लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इन लोगों का प्लेज और कार्टून्स में मजाक बनाया जाता था, राइट ना। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये सब होने के बाद किस प्रकार से कंपनी ने अपना रूल जो है एक्सपैंड करना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे 1764 में, ठीक। तो बैटल ऑफ बक्सर में जब इन लोगों की जीत हो गई, ओके, उसके बाद जो है इन्होंने अपने रेसिडेंट्स जो हैं इंडियन स्टेट्स में बैठा दिए, ठीक है। अब रेसिडेंट जो हैं वो इंडियन स्टेट में बैठे तो उनका काम जो ये था
कि राजा के हर राजनीतिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, ठीक है। यानी आपकी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी काम होगा, किसको किस पोस्ट पे बैठाना है, आपकी गद्दी का अगला वारिस कौन होगा, क्या फ़ैसला करना है क्या नहीं करना है, ये सब हमारा फ़ैसला होगा, ठीक है। तो जब तक कि नवाब उनकी बात चुपचाप मानता था सब कुछ अच्छा था, लेकिन जहाँ वो उनकी बात नहीं मानता था वहाँ पे उसके विरोध को उनको झेलना पड़ता था। ओके, इन सब के बीच में फिर लोगों ने एक नीति लागू की, सब्सिडरी फोर्सेस। तो सब्सिडरी फोर्सेस हमने पढ़ा था, जिसमें कि नवाब को ये कहा गया कि अब आप अपनी सेना नहीं रखेंगे, आपकी जो सेना होगी वो कंपनी रखेगी, ठीक है। और उसका जो खर्चा है वो आपको उठाना पड़ेगा, बट इफ़ यू फेल टू मेक द पेमेंट, अगर आप उसका खर्चा उठा नहीं पाए और उस पैसा नहीं दे पाए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी ये होगी कि आपका जो टेरिटरी है वो हमारे अधीन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहले शिकार बना था वो था नवाब ऑफ अवध, जिनको कि अपना आधा टेरिटरी जो है वो कंपनी को देना पड़ गया था। ओके, अब दूसरा जो था वो था हैदराबाद, ठीक। तो ये इनकी पहली नीति थी जो इन लोगों ने अप्लाई की थी। ओके, फिर हमने पढ़ा टीपू सुल्तान के बारे में। तो टीपू सुल्तान को जो है जैसे टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, ठीक। तो दक्षिण भारत के मैसूर प्रांत के बहुत ही बहादुर शासक थे आपके हैदर अली और आपके टीपू सुल्तान, ठीक है। इन लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के साथ, और लड़ते लड़ते फिर जो है श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वॉर्स वेयर फॉट विद मैसूर, ठीक है। डेट्स आपको मेंशन किया हुआ है। इसमें जो आपकी चौथी लड़ाई थी उसमें बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ, जिसमें कि आपके टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद वोडियार्स को वहाँ पे बैठा दिया गया और उनके ऊपर सब्सिडी अलायंस को थोप दिया गया, ठीक। द नेक्स्ट वी हैव टू सी योर वॉर विद मराठास। तो मराठास भी आप अच्छे से जानते हैं कि मराठा बहुत ही वीर थे, लेकिन जो इनके आपसी जो एक झगड़े थे ना, ये इनकी हार का कारण बने थे, ठीक है। मराठाओं के साथ भी इनकी लंबी लड़ाई चली, और जो इसमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, ठीक है। तो जो मराठों का एक सपना था कि वो दिल्ली पे शासन करेंगे, वो चकनाचूर यहाँ पे हो गया था, ठीक। और यहाँ पे जो है उन लोगों को फिर अलग अलग स्टेट्स में जो है बांट दिया गया था, और हर स्टेट में एक एक चीफ था जिसके अंडर में एक डायनेस्टी थी। अब जैसे इनके सिंधिया थे, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, और इन सब के ऊपर जो मेन एक था वो थे आपके कॉन्फेडरेसी, मतलब ये सब जो है बंधे हुए थे एक पेशवा के अंडर में, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल मिनिस्टर थे। ओके, तो अभी यहाँ पे इन सब चीज़ों के बाद जो आपके महाजी सिंधिया थे और नाना फडणवीस, ये जो है 2 बहुत ही फेमस मराठा सोल्जर्स, ओके, जो कि 18वीं शताब्दी के माने जाते हैं, बहुत ही वीर थे। लेकिन बहुत ज़्यादा ही लंबी लड़ाइयाँ चली मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में, और इस कंटिन्यूस वॉर से क्या हुआ, जो आपके मराठा थे वे जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए, ठीक है। और कमज़ोर पड़ते पड़ते फिर जो आपकी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, उसके बाद पूरी तरीके से आपका मराठा पावर जो है वो क्रश कर दिया गया, और जो आपके पेशवा थे उनको जो है बिठूर, कानपुर के पास भेज दिया गया पेंशन के साथ। ओके, अब जो है यहाँ के बाद जो है कंपनी का पूरा कंट्रोल जो है साउथ ऑफ विंध्यास की तरफ हो गया, राइट। नाउ योर नेक्स्ट इज़ द क्लेम टू पैरामाउंट सी। अब क्लेम टू पैरामाउंट सी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है आपके जो लॉर्ड हॉस्टिंग्स थे, ठीक है, इनकी पॉलिसी थी। ओके, अब इसमें क्या था, इनका ये कहना था कि हम सुप्रीम अथॉरिटी हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा ग्रेट पावर हैं, तो हमारा जो भी इंटरेस्ट होगा, यानी हमारी जो भी हित की चीज़ें होंगी, जब तक कि आप उसको बना के रखेंगे ठीक है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा स्टेट है, कोई भी ऐसा शासक है जो कहीं भी इसको अहित कर रहा है, या हमको ऐसा लगेगा अगर कि आप हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको ऐसा पूरा अधिकार है कि हम जो है उसको अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए हम उसको ब्रिटेन शासन के अंतर्गत उसको मिला लें। ओके, तो इनका पावर ग्रेटर था, तो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो है ये किसी भी इंडियन किंगडम को एनेक्स कर सकते थे, ठीक। तो इसका विरोध किया था रानी चिन्नामा ने, जो कि किट्टूर की शासिका थी कर्नाटका में, और जो रैना थे जो कि एक चौकीदार थे, ठीक, सांगोली किट्टूर में। ओके, तो इन लोगों ने इसका विरोध किया और अंततः जो इनकी मृत्यु हो गई। फिर आगे आप देखते हैं 1830 में, जहाँ पे कि कंपनी को खतरा हुआ था रशिया से, कि रशिया का इंडिया की तरफ ना आ जाए, तो ये बचाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अफ़गानिस्तान में जो है एक लंबी लड़ाई लड़ी, ताकि ये अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको वहीं पे रोक सकें, ठीक। वहाँ पे इन लोगों ने सिंध पे कब्ज़ा किया, ठीक। फिर ये लोग पंजाब की तरफ आए, तो यहाँ पे इन लोगों को विरोध झेलना पड़ा महाराजा रंजीत सिंह का, ठीक है। इनके साथ भी इनकी 2 लड़ाइयाँ हुई सिख किंगडम के साथ, और अल्टीमेटली 1849 में जो है पंजाब इन लोगों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। और इनकी जो अगली नीति थी
ये थी आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी, ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल थे आपके 1848 से 1856 से। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में लोगों ने डिक्लेयर किया कि कोई भी इंडियन रूलर है जिनका कोई अपना वारिस नहीं है, उनका कोई पुत्र नहीं है, और अगर राजा मर जाता है तो फिर उसका राज्य जो है वो कंपनी टेरिटरी का हिस्सा हो जाएगा। और इसके अंतर्गत इन लोगों ने सबसे पहले जो है जिन स्टेट्स को अपने साम्राज्य मिला है वो थे आपके 17। इनका ईयर भी आप देख सकते हैं, मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ओके, फिर संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी, ठीक है। उसके बाद ये लोग आए अवध की तरफ, और अवध में इन लोगों ने जिस प्रकार से वहाँ के नवाब को गद्दी से उतारा, वहाँ की जनता जो है इससे क्या हुआ, गुस्सा आ गई, क्योंकि एक बहुत ही अमानवीय तरीका था जिस प्रकार से नवाब को जो है वहाँ पे डिपोज किया गया। तो इसका जो इनको परिणाम भुगतना पड़ा वो भुगतना पड़ा था 1857 की क्रांति में। ओके, और ये सब हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं किस प्रकार से कैसे कैसे रीजन्स में जो है अंग्रेजी शासन का। ओके, फाइन, जस्ट गॉट डिस्टर्ब 1 मिनट। ओके, ठीक है, बहुत ऊपर आ गए हम लोग, ठीक है। तो अभी आपने देखा किस प्रकार से अंग्रेज़ जो हैं अपनी पॉलिसीज़ के बल पर और अपनी गलत नीतियों के बल पर, कूटनीति के द्वारा उन्होंने एक एक टेरिटरी को अपने अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिलाना शुरू किया, ठीक है। और जिसने भी उनका विरोध किया वो लोग उसको मारते गए, ठीक। और जब पपेट रूलर नहीं मिला तो फिर नवाब की जगह खुद ही नवाब बन बैठे, ठीक। और उसके बाद उन लोगों ने जब इस तरह टेरिटरियों को जीत लिया तो किस प्रकार से उन्होंने अपना प्रशासन और शासन स्थापित किया, ठीक है, उसको हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो नाउ हियर वी विल स्टार्ट विथ योर नेक्स्ट टॉपिक। फाइन, ओके, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उन्होंने अपनी व्यवस्था किस प्रकार से बनानी शुरू, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं, जो कि गवर्नर जनरल थे आपके 1773 से लेके 1785 तक, ठीक है। तो अब ये जो थे ये बंगाल के जो है गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ब्रिटिश टेरिटरी थी, ठीक है, जो भी टेरिटरीज इन लोगों ने जीती थी इसको इन्होंने 3 टेरिटरीज में बांट दिया इस पर प्रशासन करने के लिए, और इसको नाम दिया इन्होंने प्रेसिडेंसीज। ओके, तो प्रेसिडेंसी क्या थी, ब्रिटिश टेरिटरीज वेयर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। और यहाँ पे इस तरह से 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और हर प्रेसिडेंसी के ऊपर एक गवर्नर रूल कर रहा था, और इनका जो सुप्रीम हेड था, ठीक है, वो था आपका गवर्नर जनरल, यानी कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। ही वॉज ए प्रिंसिपल फिगर देयर, ठीक है। तो अभी जितनी भी आपकी प्रशासन के रिफॉर्म्स बने वे सब वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो एक न्याय व्यवस्था कायम की गई, यानी लोगों को जस्टिस किस प्रकार से दिया जाएगा, तो 1772 में एक नया सिस्टम ऑफ जस्टिस यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, जिसमें कि जो डिस्ट्रिक्ट थे हर डिस्ट्रिक्ट पे जो है 2 कोर्ट बनाए गए, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक आपका सिविल कोर्ट। अब इसमें जो भी आपके हिंदू और मुस्लिम, यानी हिंदू से पंडित और मुस्लिम से जो भी आपके मौलवीज थे, ठीक है, उन सबको कहा गया कि आप जो है अपने अपने जो भी आपके धार्मिक किताबों में लिखा गया है, जो भी लॉज हैं, ठीक है, उसका आप एक पाइलअप बनाइए, ठीक। और फिर जो ब्राह्मण पंडित्स थे उनको भी बुलाया गया, क्योंकि उन लोगों ने कुछ इसका विरोध किया था, ठीक। तो इनसे भी कहा गया कि आप जो है एक डाइजेस्ट बनाइए हिंदू लॉज की, ठीक। तो जो हिंदू के पंडित थे और जो मुस्लिम के आपके मौलवीज थे, इन लोगों ने अपने अपने लॉज की एक अलग से किताब बनाई, और उस किताब को फिर हलहद जो थे उन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ठीक है। अब ये जो कोड ऑफ मुस्लिम था और जो कोड ऑफ हिंदू था, ये सब कंपाइल किया गया किस लिए, यूरोपियन जजेस के आराम के लिए, ताकि वो इन लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर सकें, ठीक है। फिर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका 1773 में, इसके अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और एक कोर्ट ऑफ अपील बनाया गया, ठीक है, जिसको नाम दिया गया सदर निज़ामत अदालत। ओके, ये कहाँ पे सेटअप हुआ था, कैलकाटा में, ठीक। तो अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखिए, प्रेसिडेंसी पे आपने देखा, प्रेसिडेंसी पे प्रिंसिपल फिगर कौन है, गवर्नर जनरल, ठीक है। और अब जब हम डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट पे आपका प्रिंसिपल फिगर हो जाता है कलेक्टर, ठीक है। तो कलेक्टर के 2 मेन रोल थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कलेक्टर। तो पहला जॉब है इसका टू कलेक्ट रेवेन्यू and to maintain law and order with the help of judges, police and darogas,
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको मेंशन किया है, कलेक्टोरेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड द पैट्रोनेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप कलेक्टोरेट जो था एक नया एक प्रतीक बन गया था शक्ति का। ओके, तो ये तो आपकी शासन व्यवस्था थी, है ना। अब इन्होंने अपनी मिलिट्री के लिए क्या किया, कुछ प्रकार के चेंजेस किए। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी कंपनी आर्मी थी, ओके, तो अभी इसमें आपने मुग़ल आर्मी के बारे में पढ़ा कि मुग़ल आर्मी में जो है एक तो आपके सवार थे, सवार माने जो कि घोड़े की सवारी करते थे सैनिक, और एक इन्फेंट्री थी जो कि पैदल थे। ठीक, और इनका मेन काम था भाई तीर धनुष चलाना और तलवार चलाना। ओके, और इनको सैनिक मिलते कहाँ से थे, गांव से मिलते थे। जो ज़मींदार थे वो इनको जो है, जो सैनिक थे, जो किसान थे, वो इनको प्रोवाइड करते थे सैनिक बनाने के लिए। ओके, अब 8वीं शताब्दी आते आते थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस होने लग गए। यानी पहले तो उन लोगों को, मुग़ल शासकों को ऐसा नहीं लगा कि हमको अपने आर्मी में कुछ चेंजेस करने चाहिए, लेकिन 8वीं शताब्दी तक जो है, अब जो मुग़ल सक्सेसर थे अवध और बनारस के, उन लोगों ने एक नया काम किया। वो जो उनके पीसेंट थे, जब उनको चुनते थे सेना में लाने के लिए, तो उनको बाकायदा ट्रेनिंग देते थे, ठीक है, ताकि वो प्रोफेशनल सोल्जर बन जाए। ओके, तो अब इसी चीज़ की नकल किसने की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि अंग्रेज़ क्या होते हैं, बंदर होते हैं तो जैसे वो नबोब बन के बंदर की तरह वो नकल किए, वैसे उसी प्रकार से उन्होंने इस चीज़ का भी नकल किया। तो उन्होंने भी सेम मेथड अप्लाई किया अपनी आर्मी में सैनिकों को जो है भर्ती करने के लिए। ओके, उसको नाम दिया इन लोगों ने सिपॉय आर्मी। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स हियर, 1 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिपॉय आर्मी। सो फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही इट हैज़ कम, इट मीन्स सोल्जर। ठीक है, तो 1820 तक जो है आपकी वॉर टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही थी, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी। क्यों, क्योंकि अब जो कैवलरी रिक्वायरमेंट थी कंपनी की आर्मी की, वो अब कम हो रही थी। क्यों, कारण क्या था कि आपके जो ब्रिटिश एम्पायर थे, इनको लड़ने का बड़ा शौक था, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड ही लड़ते रहते थे। तो इंडिया में तो जो कर रहे थे कर ही रहे थे, साथ में ये लोग बर्मा, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट में भी लड़ रहे थे। तो वहाँ पे जो इनके जो सोल्जर्स थे, ओके, अब इनका एक नया स्वरूप था वहाँ पे। ये लोग बहुत भारी गन्स वगैरह लेके चलते थे, ठीक है, घोड़े पे बैठते थे तो गन्स इनके साथ रहते थे। फिर ये उसके अंदर जो है बारूद भरी रहती थी, ठीक है, उसको ये लोग चलाते थे। ओके, तो इस तरीके से इनमें कुछ चेंजेस हो गए, क्योंकि भाई इनकी जो रिक्वायरमेंट थी मिलिट्री की वो उस प्रकार से थी। ओके, तो इसमें जो इन्फेंट्री जो अब यहाँ पे नौकरी क्या हो गई, इम्पॉर्टेंट हो गई। ठीक, तो अब 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में, यानी उसके पहले में क्या हो गया कि ब्रिटिश में एक चीज़ की डिमांड उठने लग गई, यूनिफॉर्मिटी की। मतलब अब चीज़ें एक जैसी हो जाएं, जैसा कि बर्मा, अफ़गानिस्तान वगैरह में चल रहा है, वैसे अब यहाँ पे भी अब सोल्जर्स को बनाएं कि उनको भी यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दें, ठीक है, उनको भी वैसा ही डिसिप्लिन सिखाएं। तो अब इसमें क्या हुआ, थोड़ी सी एक परेशानी सबसे मेजर ये हुई, ये सब करने के चक्कर में जो है, जैसे इंडिया में धर्म का बहुत ज़्यादा, इंडिया ही क्यों ऑल ओवर वर्ल्ड में धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है ना, लोगों के ऊपर उनके धर्म का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो और हमारे इंडिया में तो भाई यहाँ पे कास्टिज़म नाम की भी चीज़ है। ठीक, तो यहाँ का जो कास्ट और समुदाय की भावनाएं थी, तो इसका इन लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा। तो लोगों को प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने के चक्कर में जो है थोड़ा सा लोग इधर गलती कर गए। तो एक गलती, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एनफील्ड राइफल का किस्सा, तो उसकी वजह से जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, तो कैसे इन्होंने राइफल बनाया, तो अफवाह उड़ी कि उसमें जो कारतूस है उसकी जो चर्बी गाय और सुअर की मिली है। तो इस प्रकार की जब बातें फैली तो सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दिया था। ठीक, तो यहाँ पे जो सिपाही को लगने लग गया कि हम सिर्फ एक सिपाही थोड़ी ना है भाई, हमारी भी एक पहचान है, हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हमारी एक अपनी ज़िंदगी है। ठीक, तो यहाँ से जो है थोड़ा से लोगों के अंदर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आई। तो इसका जो है परिणाम जो है अंग्रेज़ों को थोड़ा सा भारी झेलना पड़ गया। ओके, तो ये जो 18% की क्रांति है, लोग आगे चल के आप लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक आते आप लोग ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में ट्रांसफ़र हुई। ठीक, अब 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी आप अच्छे से जानते हैं भाई, ये एक औद्योगिक क्रांति का युग था इंग्लैंड में। ठीक, और एक नई चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, जैसे मैंने आपको भी मेंशन किया था कि धर्म का लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कि कोई चीज़ अगर आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उसको धार्मिक रंग दे देंगे, ठीक है, तो लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम अगर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति देखें तो ये भी एक प्रोटेस्टेंट धर्म से जोड़ के देखी जाती है। मतलब समाजशास्त्री हैं कुछ, ऐसा उनका कहना था कि अगर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो वो प्रोटेस्टेंट धर्म की वजह से हुई, क्योंकि उनका जो धर्म था वो उनको ये सिखाता था कि भाई आप जी तोड़ मेहनत करें और
आप अगर किसी को पैसा देते हैं तो ब्याज के साथ उसको वापस लें, आप काम के दौरान छुट्टी ना लें। मतलब उनका धर्म उनको काम करने के लिए प्रेरित करता था, ठीक है। तो यही सब कारण था जिसकी वजह से उन लोगों के यहाँ जो है बहुत ज़्यादा क्रांति आई। ओके। और हमारे इंडिया में क्या है कि मतलब उस वक्त अंधविश्वास वगैरह ज़्यादा था, लोग इस तरह से हमारे धर्मों ने लोगों को प्रेरित नहीं किया। तो कुछ ऐसा इस प्रकार का एक शोध जो समाजशास्त्रियों द्वारा डाला जाता है, ठीक। वो तो खैर इस आपकी चैप्टर से अलग बात हो गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्टीम टेक्नोलॉजी का रोल था, यानी जब भाप का आविष्कार हुआ कि कैसे भाप से जो है आपकी मशीन्स चलने लग गई। तो 6 से 8 महीने जो इनको लगते थे इंडिया आने में, अब बमुश्किल 3 सप्ताह में जो इंडिया पहुँचने लग गए, अपने बीवी बच्चों को भी लाने लग गए भाई, ठीक है। तो 1857 तक आते आते वो कंपनी का जो है 63% तक डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। मतलब पूरी इनके अधिकार में थी, आपका अधिकार में था पूरा देश। और 78% पूरी जनसंख्या इनके काबू में थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। अब या तो इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो या फिर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो, मतलब कुल मिला के हमें कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे के पूरे भारतवर्ष पे छा चुकी थी। ओके, सो दिस इज़ द होल चैप्टर। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई डाउट रह गया होगा। और इसके बाद भी अगर कहीं भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अब अगली क्लास में हम लोग जो है आपका अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और तब तक आई होप कि जिस प्रकार से मैंने आपको डायरेक्शन दी है आप वैसे नोट्स बना लेंगे, ठीक है। मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे और बुक में भी आप हाइलाइटर का इस्तेमाल करके या कुछ लाइट शेड की पेंसिल, कलर पेंसिल इस्तेमाल करके मेन चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है ना कि आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता। तो जैसे जैसे मैंने आपको अंडरलाइन करके पढ़ाया है, मेन चीज़ें आपको शो की हैं, ठीक उसी तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, उसी प्रकार से अपनी बुक में भी मेंशन कर लीजिए। ओके, तो योर होल चैप्टर इज completed now. And if you like my class, please subscribe my channel. I have changed the name of my channel from previous name to the new one, that is SST with Kiran ma'am. तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, SST with Kiran ma'am. And please revise it, summarize it, make notes. And till the next class, see you. Bye bye.